Right disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. हेलो गाइस और स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम 20th सेंचुरी बॉय के 3 चैप्टर को कवर करेंगे और उम्मीद है तुम्हें ये चैप्टर्स अच्छे लगेंगे, इसीलिए तुरंत वीडियो को लाइक कर दो और बाकी सब कुछ बाद में करना। चैप्टर की शुरुआत में केंजी का दोस्त बोलता है अगर हमारे ऊपर एलियन अटैक करेंगे तो हम क्या करेंगे, और केंजी बोलता है मैं उनसे फाइट करूंगा। इसके बाद वो बोलता है अगर सूरज की गर्मी की वजह से हमारे शहर में बाढ़ आ जाती है तो हम क्या करेंगे, और केंजी बोलता है मैं फाइट करूंगा। तभी दूसरा दोस्त बोलता है लेकिन कैसे, सूरज की गर्मी से तो कभी बर्फ मेल्ट नहीं होता, नॉर्थ पोल इतनी आसानी से मेल्ट नहीं हो सकता। इसके बाद दूसरा दोस्त बोलता है अगर अमेरिका और रूसिया के अंदर जंग हो गई और उन्होंने हाइड्रोजन बम फेंका तो तुम क्या करोगे, और केंजी बोलता है मैं फाइट करूंगा। इसके बाद वो फिर से बोलता है अगर बड़ा सा मीटियोर गिरेगा तो तुम क्या करोगे, और केंजी बोलता है मैं फाइट करूंगा। इसके बाद माराओ बोलता है क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम बम और मीटियोर से कैसे फाइट कर सकते हो, और केंजी बोलता है मुझे नहीं पता, मैं अभी बच्चा हूं, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब इसके बारे में सोचूंगा। क्यों, मैं सही बोल रहा हूं ना ओचो, और वहां पे ओचो अभी भी रेडियो को सुन रहा होता है। इसके बाद केंजी बोलता है तुम फिर से इंग्लिश रेडियो सुन रहे हो, और इसके बाद ओचो बोलता है ये FEN है। इसके बाद केंजी बोलता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता ये फैन है या फिर हैन है, कोई अच्छा सा गाना लगा, भोजपुरी वाला गाना लगा, एकदम मजा आना चाहिए। इसके बाद ओचो बोलता है तुम्हें पता है मेरे पड़ोसी नाकामुरा भी हमेशा फैन को ही सुनते हैं, उन्होंने मुझसे कहा था कि अमेरिका के अंदर इस समर सीजन के अंदर कुछ कमाल होने वाला है, पूरे 5 लाख लोग एक कॉन्सर्ट में मौजूद होने वाले हैं। इसके बाद सब लोग हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं 5 लाख लोग क्या करने वाले हैं, और ओचो बोलता है ये रॉक लव एंड पीस है, यानी कि एक तरह का म्यूजिक जिसको सुन के सब लोग निराश हो जाते हैं। और मारुओ बोलता है इससे अच्छा तो मैं मांगा ही पढ़ लेता हूँ। और इसके बाद केंजी बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आया 5 लाख लोग एक कॉन्सर्ट के अंदर क्या कर रहे थे, ये गाना इतना कुछ खास है नहीं। इसके बाद ओचो बोलता है ये रोलिंग स्टोन है, और तभी मारू बोलता है कि हाँ रोलिंग स्टोन, मुझे इसके बारे में पता है, ये मांगा कैरेक्टर का स्पेशल अटैक है। इसके बाद ओचो बोलता है कि अरे नहीं ये तो जंपिंग जैक फ्लैश है। इसके बाद मारू बोलता है कि क्या, ये किस तरह का अटैक है, मैं तो पहली बार के लिए सुन रहा हूँ। और यहाँ पे केंजी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है, केंजी ने कभी भी इस तरह का नाम सुना नहीं होता, वो बहुत ज्यादा हैरान होता है। इसके बाद हम देखते हैं केंजी ने एक झाड़ू पकड़ा होता है, उसे गिटार समझ के बजा रहा होता है और गाना गा रहा होता है बड़े ही बेसुरे तरीके से। एक लड़की बोलती है केंजी एक्टिंग करना बंद करो और साफ सफाई करो वरना मैं टीचर को बता दूंगी। तभी यहाँ पे हम एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है यामागुची, और वो इसको देख के स्माइल करती है। केंजी के दिल में कुछ होने लगता है। इसके बाद केंजी झाड़ू मारता है और सीधा अपने घर में पहुंच जाता है, अपनी मॉम के पास गिटार की मांग करता है, लेकिन इसकी मॉम साफ मना कर देती है और बोलती है तुम्हारा काम है दारू को डिलीवरी करना, वो सब करो, इन सब के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन हम देखते हैं केंजी के पास एक गिटार होता है और पता लगता है केंजी ने बहुत दिनों से पैसे जमा करके रखे थे जिनकी मदद से इसने एक गिटार खरीदा होता है, और इसे लगता है कि अब ये KL राहुल बनेगा और अथिया सेठी को पटाएगा। तभी यहाँ पे अथिया सेठी यानी कि यामागुची आ जाती है। इसके बाद ये दोनों एक जगह पे जाके बैठ जाते हैं। यामागुची बोलती है तो तुमने गिटार खरीद लिया, तुम हमेशा झाड़ू से प्रैक्टिस करते थे, और केंजी हाँ बोलता है। इसके बाद यामागुची बोलती है कुछ बजा के दिखाओ। इसके बाद केंजी बोलता है शायद तुमने जंपिंग जैक फ्लैश के बारे में कभी सुना नहीं होगा। इसके बाद यामागुची बोलते हैं अच्छा रोलिंग स्टोन तुम वो बजा सकते हो, जरा बजाओ। इसके बाद केंजी बोलता है हाँ अगली बार बजाऊंगा। इसके बाद यामागुची हंसने लगती है। केंजी बोलता है इसमें हंसने की क्या बात है। यामागुची बोलती है तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक तुम्हारे हाथ हार्ड और स्मूथ नहीं बन जाते, और वैसे गिटार अलग अलग तरह के होते हैं। केंजी हैरान होता है और बोलता है अलग तरह के, और इसके बाद यामागुची बोलती है कि हाँ तुम इलेक्ट्रिक खरीद नहीं सकते क्योंकि वो बहुत महंगा है, और जंपिंग जैक फ्लैश बजाने के लिए तुम्हें फोक गिटार की जरूरत होगी, लेकिन तुम्हारा वाला क्लासिकल है। केंजी को इस बारे में पता नहीं होता, वो बहुत हैरान होता है और पूरी रात होने तक वहीं पर रहता है दुख में, क्योंकि 4000 रुपए इसने वेस्ट किए होते हैं लड़की पटाने में और वो पटती भी नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं केंजी बड़ा हो चुका होता है, गिटार लेके टुकु टुकु कर रहा होता है। केंजी के हाथों में इलेक्ट्रिक गिटार होता है और वो जंपिंग जैक फ्लैश बजा रहा होता है। तभी स्पाइडर नाम का एक बंदा आता है और बोलता है कि आजकल जंपिंग जैक फ्लैश कोई नहीं बजाता। इसके बाद केंजी का एक दोस्त बोलता है इकोनॉमिक थ्योरी क्लासेस लगने वाली है, जल्दी आ जाओ वरना तुम फेल हो जाओगे, लेकिन केंजी इसे इग्नोर करता है और बोलता है मैं कूल हूँ डूड। इसके बाद ये स्पाइडर से उसके गाने के बारे में पूछता है। स्पाइडर एक नया गाने के ऊपर काम कर रहा होता है, वो जल्दी डिब्यूट करने वाला होता है, लेकिन स्पाइडर को एक गिटारिस्ट की जरूरत होती है, जिसको सुन के केंजी अपनी तरफ इशारा करता है अरे देखो इधर देखो, तुम्हें आसपास ही कोई मिल जाएगा। लेकिन स्पाइडर इसको इग्नोर करता है और बोलता है कि यहाँ पे कोई भी अच्छा गिटारिस्ट नहीं है। केंजी तुम बैंड में क्यों हो? इसके बाद केंजी बोलता है मुझे नहीं पता, शायद
मैं 5 लाख लोगों के सामने परफॉर्म करना चाहता हूँ, बड़े स्टेज में परफॉर्म करना चाहता हूँ। इसके बाद स्पाइडर बोलता है क्या तुम इस बात के लिए सीरियस हो, और केंजी बोलता है कि ना बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद स्पाइडर बोलता है शायद मुझे एक बार के लिए ये कोशिश करनी चाहिए, और 3 साल बाद ही स्पाइडर का सपना पूरा होता है। वो बड़े स्टेज में लोगों के लिए गाना गा रहा होता है, लेकिन केंजी यही निठल्लों की तरफ पड़ा रहता है। इसके बाद हम रियल टाइम में आते हैं, जहाँ पे केंजी अपने रूम में पड़ा हुआ होता है, क्योंकि कल रात इसने काराओके में बहुत दारू पी होती है और गाना भी गाया होता है। तभी काना इसके पास आती है और इसका हाथ पकड़ लेती है। केंजी बोलता है काना तुम्हें पता है कुछ साल पहले मेरे हाथ बहुत ही हार्ड और स्मूथ हुआ करते थे। इसके बाद वो काना को लेके झाड़ू मारने लगता है। तभी यहाँ पे यामागुची आती है, जिसका नाम बदल चुका होता है। उसका नाम होता है फिलहाल के लिए मूरा। यामागुची यानी कि मूरा बोलती है अपनी बहन की बेटी को संभालना बहुत मुश्किल होगा ना, और तब केंजी बोलते हैं कि ना बिल्कुल भी नहीं, लेकिन ये तुम्हारा कितने नंबर का बच्चा है, और ये बोलती है ये मेरा तीसरा बच्चा है, बड़ा वाला बेटा तो स्कूल भी जाने लगा है। बेचारा केंजी कट गया बुरी तरह से। इसके बाद केंजी बोलता है अपने हस्बैंड को मेरी तरफ से हाय बोलना, और मूरा बोलती है बोल दूंगी, लेकिन तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए, क्या तुम अभी भी गिटार बजाते हो। और केंजी बोलता है देखो ना क्या से क्या हो गया, अब मेरे हाथ बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हैं। इसके बाद हम फ्रेंड को देखते हैं, जो बोलता है मैं तुम्हारे सामने एक भयानक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, ये दुनिया बहुत जल्द खत्म होने वाली है, लेकिन जो लोग मेरे साथ रहेंगे वो सब जिंदा रहेंगे। इसके बाद सब लोग फ्रेंड का नाम जोरों से पुकारने लगते हैं। इसके बाद हम मारो को देखते हैं, जो अपना सब कुछ हिलाता हुआ तेजी से भागता हुआ केंजी के पास आता है और केंजी का नाम पुकारने लगता है। केंजी बोलते हैं मारुओ तो तुमने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, और इसके बाद मारुओ बोलता है कि वो बात नहीं है, न्यूज़पेपर देखो। और केंजी बोलता है अगर न्यूज़पेपर पढ़ना है तो तुम्हें खरीदना पड़ेगा। मारुओ बोलता है चुप हो जाओ और न्यूज़पेपर देखो। हम देखते हैं न्यूज़पेपर में इनका एक फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है डोंकी, वो मर चुका होता है। इसके बाद हमें डोंकी के बारे में बताया जाता है। डोंकी एक झोपड़पट्टी में रहता था, पता नहीं वो अपने कितने भाई बहन के साथ वहां पे रहता था। डोंकी की मॉम हमेशा लॉन्ड्री करती थी, बिल्कुल गॉन की आंट मीटो की तरह। डोंकी की नाक हमेशा बहती रहती थी। उसके पास एक टॉवल होता था जिससे वो अपनी नाक पोंछता था, जो कि बहुत गंदा होता था। इसके बाद हम देखते हैं डोंकी को मोस्ट इविल ट्विंस यानी कि यानबो और मावो बुरी तरह से पीट रहे होते हैं। एक भाई कमेंट्री कर रहा होता है और दूसरा डब्ल्यू के मूव उसके ऊपर ट्राई कर रहा होता है। इसके बाद दूसरा वाला टैग देता है और दूसरा वाला भी आके पीटने लगता है डोंकी को। इसके बाद हम केंजी और उनके दोस्तों को देखते हैं और पता लगता है उस टाइम पे जिसके पास बाइक ना हो उससे वो दोस्ती नहीं करता। ये सब रेसिंग करते हैं जीजी बाबा तक। जीजी बाबा एक बूढ़ी औरत का दुकान होता है। जीजी मर चुका होता है, सिर्फ बूढ़ी औरत बाबा बच चुकी होती है जो आइसक्रीम बेचती है। उसका आइसक्रीम बहुत टेस्टी होता है। तभी यहाँ पे डोंकी आ जाता है और डोंकी बोलता है हे। इतना सुनने के बाद सब लोग हैरान हो जाते हैं और यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डोंकी का तौलिया बहुत ही ज्यादा गंदा होता है। सब लोग उससे बचना चाहते हैं, लेकिन डोंकी इनका पीछा करता है और डोंकी के पास एक खास चीज होती है। जैसे ही डोंकी अपना जूता निकालता है तब वो बहुत तेजी से भागने लगता है। किसी तरह से केंजी और उसके दोस्त बच के आते हैं और वो ग्रेवल पिट नाम के एक जगह पे जाते हैं। ग्रेवल पिट एक ऐसी जगह है जहाँ पे पहले खुदाई हुआ करता था, मिट्टी, रेत और पत्थरों के लिए। ये जगह बहुत खतरनाक होती है और साइकिल चलाना भी यहाँ पे खतरनाक होता है। लेकिन इनका एक दोस्त होता है योशिदा, उसके दोस्त ने कहा होता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है। ग्रेवल पिट में पानी भरा होता है और उसमें कुछ होता है। ये लोग अंदाजा लगाते हैं शायद यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा जायंट स्नेक फिश होगा और ये अंदर जाने की सोचते हैं। केंजी और मारुओ अंदर जाते हैं, लेकिन इनका दोस्त यशित्सुने बाहर रहता है निगरानी रखने के लिए। केंजी और मारुओ दोनों अपना फिशिंग रॉड डालते हैं उस मछली को पकड़ने के लिए। इसके बाद केंजी बोलता है अगर हम उस स्नेक फिश को पकड़ लेंगे तो हम हीरो बन जाएंगे। मारुओ बोलता है कि वो कितना लंबा है, और तब यशित्सुने बोलता है शायद 2 मीटर लंबा, तुम्हें खा सकता है। तभी यहाँ पे पहुंच जाता है स्नोट टावल यानी कि अपना डोंकी, और डोंकी को देख के योशित्सुने बोलता है डोंकी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम हमारी साइकिल चुराने के लिए आए हो। डोंकी को देखने के बाद केंजी बोलता है योशित्सुनो तुम बाइक को संभालो, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। लेकिन तभी मारुओ का पैर फिसल जाता है। केंजी उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका भी पैर फिसल जाता है और ये दोनों ग्रेवल पिट के अंदर गिर जाते हैं। ये दोनों अंदर धसे जा रहे होते हैं। केंजी बोलता है हमें बचाओ, हम अंदर धसे जा रहे हैं। इसके बाद योशित्सुने बोलता है मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, और केंजी बोलता है जल्दी जाओ और किसी को बुला के लेके आओ। योशित्सुने इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई देता। दूर जगह पे इसे एक घर दिखाई देता है और ये डिसाइड करता है कि ये साइकिल से वहां पे मदद के लिए जाएगा, लेकिन अचानक से रुक जाता है क्योंकि वहां पे खड़ा होता है स्नोट टावल यानी कि डोंकी, जिसने अपने जूते निकाल दिए होते हैं। डोंकी बहुत तेजी से उस घर की तरफ जाता है और बुलेट की तरह वापस भी लौट आता है, लेकिन उसके साथ कोई भी नहीं होता। और इसके बाद योशित्सुने बोलता है तुम खाली हाथ क्यों लौटे, तुमने किसी को बुलाया क्यों नहीं। और इसके बाद डोंकी बोलता है वहां पे कोई नहीं था, इसीलिए मैं इनके लिए रस्सी लाया हूँ।
डोंकी उस रस्सी को एक जगह पे बांध देता है और उसे केंजी और मारो की तरफ फेंकता है, लेकिन वो रस्सी छोटी होती है। डोंकी रस्सी को फिर से खींच लेता है और अपना टॉवल उसमें बांध के फेंक देता है। उस टॉवल को पकड़ना नहीं चाहता केंजी, लेकिन अब बात जान पे आई होती है, इसलिए केंजी उस टॉवल को पकड़ता है और अपने आप को बचा लेता है। इसके बाद केंजी शुक्रिया अदा करता है डोंकी का और उसे कहता है कि तुम अपनी नाक पोंछ लो, और हंसने लगते हैं। और उसी दिन के बाद से डोंकी इनका दोस्त बन चुका होता है। इसके बाद हम रियल टाइम में आते हैं, जहाँ पे केंजी डोंकी के फ्यूनरल में जाने के लिए तैयार होता है। तभी इसे एक लेटर मिलता है जिसको डोंकी ने खुद भेजा होता है। डोंकी ने लिखा होता है, तुमसे बातें करके बहुत दिन हो गए हैं केंजी, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, मुझे माफ करना अचानक से इस तरह से लेटर लिखने के लिए, लेकिन क्या तुम्हें ये सिंबल याद है? और ये वही सिंबल होता है। इसके बाद केंजी फ्यूनरल में जाता है, जहाँ पे मारो बोलते हैं कि ये काफी अजीब है, और केंजी बोलता है क्या बात है? और इसके बाद मारो बोलता है कि उसके सारे भाई पहले एक जैसे दिखते थे, अब ये सब बड़े हो चुके हैं, पता नहीं इसका दूसरा वाला भाई कौन सा है और चौथा वाला भाई कौन सा है। इसके बाद केंजी बोलता है ये बकवास बंद करो और बताओ उसकी वाइफ कहाँ पे है। इसके बाद मारू बोलता है उसका तो एक छोटा बच्चा भी था, वो कैसे सुसाइड कर सकता है। और इसके बाद केंजी उसी लेटर के बारे में सोचने लगता है, और तब मारू बोलता है केंजी चलो जाके थोड़ा अगरबत्ती जलाते हैं। ये सब जाके अगरबत्ती जलाते हैं अपने दोस्त की आत्मा की शांति के लिए। इसके बाद हम एक प्रीस्ट को देखते हैं जो भुक्कड़ों की तरह खाना खा रहा होता है, बियर पी रहा होता है, और बोलता है ये फ्यूनरल बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आंसू बहाने के लिए आए थे। और वो फिर से भुक्कड़ों की तरह खाने लगता है। केंजी ये सब देखता है और बोलता है जरा इस गंदे प्रीस्ट को तो देखो, लेकिन मारू और यूशिशिनो भी भुक्कड़ों की तरह खाना खा रहे होते हैं। मारू बोलता है कमोन यार, अब खाना खा लो, ये फ्री का है। इसके बाद केंजी बोलता है तुम्हारा क्या मतलब है, हम फ्यूनरल में हैं, तुम इतना चिल्ला के क्यों बातें कर रहे हो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? वैसे मैं ये बताना नहीं चाहता था क्योंकि ये फ्यूनरल है, लेकिन मुझे एक लेटर मिला है। लेकिन तभी कोई केंजी को जोरों से मुक्का मारता है और बोलता है हे केंजी, तुम तो पहले की तरह एक गधे हो। और इस बंदे का नाम होता है मोनचान और इसके पीछे खड़ा होता है कैरोयोन। इसके बाद केंजी बोलता है मोनचान, मुझे तो लगा था कि तुम विदेश में हो। और मोनचान बोलता है कि हाँ मैं बाहर था, लेकिन मैं कुछ दिनों पहले ही घर वापस आया हूँ, और जब डोंकी के बारे में मुझे पता चला तो मैं यहाँ चला आया। आखिरकार उस बेवकूफ ने ऐसा क्यों किया? क्या तुम में से कोई उसके साथ कांटेक्ट में था? इसके बाद योशित्सुने बोलते हैं नए साल में हम सिर्फ ग्रीटिंग कार्ड एक्सचेंज किया करते थे। और मारू बोलता है कॉलेज ग्रेजुएशन के टाइम पे ही मैंने उसे आखिरी बार देखा था। इसके बाद कैरियन और मोनचान आपस में बातें करने लगते हैं और बोलते हैं आखिरकार किस वजह से डोंकी ने सुसाइड किया होगा। क्या उसे स्टूडेंट परेशान करते थे? अगर परेशान करते थे तो वो हमें बता सकता था। एलिमेंट्री स्कूल में उसे सबसे ज्यादा बुली किया गया है, तब उसने तो कुछ नहीं किया था, तो ऐसा क्यों करेगा? इसके बाद योशित्सुने बोलता है वैसे कैरियन तुम भी तो उसे बहुत परेशान करते थे। और कैरियन बोलता है कि नहीं, मैं बस उसका चड्डी छुपा देता था और वो नंगा होकर घूमता था। इसके बाद योशित्सुने बोलता है साले इसी को बुली बोलते हैं। इसके बाद केंजी लेटर दिखाने वाला होता है, लेकिन तभी मोनचान बोलता है चलो डोंकी की याद में आखिरी बार के लिए सब दारू पीते हैं। ये चीयर्स करते हैं और दारू पीने लगते हैं। इसके बाद कैरोयोन को याद आता है कि जब ये लोग 6th स्टैंडर्ड में थे तब डोंकी ने एक बार दूसरी माले से छलांग लगा दिया था और उसे कुछ हुआ भी नहीं था, लेकिन उस वक्त पे केंजी और उसके दोस्त वहाँ पे मौजूद नहीं थे। मोनचान इसी बात को कंफर्म करता है और बताता है जब ये 5th या फिर 6th ग्रेड में पढ़ा करते थे तब ये सब कुछ हुआ था। तब एक मैंशन था जो हैंगिंग हिल के पास था, वहाँ पे एक भूत की अफवाह चल रही थी। इनका एक क्लासमेट था जिसका नाम था काट्सुमाटा। काट्सुमाटा को साइंस एक्सपेरिमेंट में बहुत दिलचस्पी होती है। एक बार के लिए इन्हें एक कार्प मछली को काट के उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना होता है, लेकिन उससे पहले ही काट्सुमाटा की अचानक से मौत हो जाती है। काट्सुमाटा की आत्मा भटकने लगती है क्योंकि उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई थी, और इसीलिए उसकी आत्मा हमेशा यही एक्सपेरिमेंट यानी कि कार्प मछली को काटने का एक्सपेरिमेंट स्कूल के अंदर करती रहती है। इसके बाद मोनचान बोलता है कि एक्वेरियम को धोने की बारी मेरी थी, मैंने धोया था, लेकिन मैं एयर पंप को ऑन करना भूल गया था। अगर एयर पंप को जल्दी ऑन नहीं किया जाएगा तो सारी मछलियां मर जाती और टीचर मेरे ऊपर गुर्राने लगते। लेकिन वहां पे अकेला जाने की मेरी हिम्मत नहीं थी, मुझे उस भूत से डर लगता था, इसीलिए मैंने सब लोगों को बुलाया। इसके बाद हम देखते हैं सब लोग यहाँ पे आ चुके होते हैं, डोंकी भी इनके साथ होता है, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा होता। लेकिन डोंकी शांत होता है, वो भूतों पे भरोसा ही नहीं करता, इसीलिए बाकी सब लोग डोंकी को जाने के लिए बोलते हैं। डोंकी तुरंत अंदर चला जाता है। डोंकी कभी भी भूतों में भरोसा नहीं करता और इसीलिए शायद वो एक इंडस्ट्रियल स्कूल का टीचर भी बना था। आगे हम देखते हैं डोंकी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, इसके पैरों की आवाज हम सुन पाते हैं, लेकिन अचानक से इसे कुछ फील होता है। ये पीछे मुड़ के देखता है और बोलता है वहां पे कौन है, लेकिन वहां पे कोई नहीं होता। इसके बाद डोंकी बहुत तेजी से पहुंचता है साइंस रूम के पास और वहां पे वो एक्वेरियम के पास जाके स्विच को ऑन कर देता है, लेकिन तभी उसे कुछ फील होता है। ये पीछे मुड़ के देखता है और डोंकी बहुत ज्यादा घबरा जाता है, डर जाता है। डोंकी ने कुछ तो देखा है। मोनचान और उसके दोस्त नीचे इंतजार कर रहे होते हैं, तभी अचानक से डोंकी 2nd फ्लोर से छलांग लगा देता है। वो अपनी दोनों पैरों पर लैंड करता है। डोंकी बहुत डरा हुआ होता है, उसने कुछ तो भयानक देखा है, लेकिन डोंकी यहाँ पे
कुछ नहीं बोलता और वो तेजी से भागने लगता है। ये सब देख के बाकी सबकी भी फट जाती है, वो सब भी यहाँ से भागने लगते हैं। इसके बाद हम रियल टाइम में आते हैं जहाँ पे केंजी बोलता है पता नहीं डोंकी ने वहाँ पे क्या देखा होगा, और मोनचन बोलता है मैंने उसे बहुत बार पूछा लेकिन उसने मुझे कभी बताया नहीं। इसके बाद कैरियन बोलता है तुम्हें पता है मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है शायद डोंकी ने सोचा होगा कि चलो एक बार जंप करके देखते हैं। उसे लगा होगा कि वो फिर से जंप कर सकता है या फिर नहीं कर सकता, वो उसे टेस्ट करना चाहता है, लेकिन इस बार वो दूसरी फ्लोर की खिड़की से नहीं छत से कूदा होगा। इसके बाद मोनचन और मारू बोलते कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा, यानी कि इन सबको चढ़ चुकी है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वाला वीडियो होता है खत्म। इसके अंदर मैंने टोटल 3 चैप्टर कवर किए हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा, फिर मजा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके कुछ भी अच्छा सा लिख देना, और साथ में इसको अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर नहीं करोगे तो अगली बार अपनी चैनल की कवर पिक पे तुम्हारी आंखें लगाऊंगा।